1992 एक ऐसा साल जिसने इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम के फाउंडेशन को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा साल जब एक आदमी ने स्टॉक मार्केट को अपना पर्सनल प्लेग्राउंड बना लिया। उसका जब मन होता वो उस शेयर को छूता और उसे रातों रात सोने में बदल देता। मुंबई की भीड़ भाड़ वाली चौल से लेकर समुद्र के किनारे बने पेंट हाउस तक, एक सिंपल जॉबर से लेकर दलाल स्ट्रीट के बिग बुल तक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अमिताभ बच्चन कहा जाने वाला ये बंदा है हर्षद मेहता। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को गुजरात के राजकोट डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। हर्षद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। हर्षद के जन्म के बाद उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो जाता है, जहां हर्षद के पिता शांतिलाल मेहता ने अपना टेक्सटाइल का एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी उनका ये बिजनेस नहीं चल पाता है, जिसकी वजह से साल 1964 में उनकी फैमिली छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में शिफ्ट हो जाती है और यहीं हर्षद की स्कूलिंग की पढ़ाई होती है। हर्षद पढ़ने में एक एवरेज स्टूडेंट थे। हर्षद की फैमिली कंडीशन अभी तक ज्यादा ठीक नहीं थी, इसलिए हर्षद साल 1973 में फिर से चले जाते हैं मुंबई कुछ छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए। हर्षद क्रिकेट में बहुत अच्छे होते हैं। इसी बेसिस पर हर्षद को मुंबई के लाला लाजपत राय कॉलेज के बीकॉम में एडमिशन मिल जाता है। कॉलेज के साथ साथ हर्षद साइड में छोटे मोटे काम भी करते थे, जैसे सीमेंट की ट्रेडिंग करना, हर हफ्ते मुंबई से सूरत जाकर पॉलिश डायमंड लेकर आना और प्लास्टिक स्क्रैप को कलेक्ट करके उसे बेचना। फिर 2-3 साल बाद हर्षद के भाई अश्विन भी मुंबई आ जाते हैं और आईसीआईसी बैंक में जॉब करने लगते हैं। और इसके बाद फिर साल 1977 तक हर्षद का बाकी परिवार भी मुंबई शिफ्ट हो जाता है और इसी साल हर्षद का कॉलेज खत्म होने के बाद वो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में 600 रुपए की सैलरी पर क्लर्क की जॉब करने लगते हैं और इसी साल वो ज्योति दोषी से शादी भी कर लेते हैं। दोनों भाई जॉब्स के साथ ही साइड बिजनेस भी रन करते थे, लेकिन उन्हें उनके साइड बिजनेस से बहुत कम प्रॉफिट ही होता था। दोनों भाइयों ने फिर डिसाइड किया कि अब वो स्टॉक मार्केट में एंट्री लेंगे। उन दिनों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक ट्रेडिंग रिंग हुआ करती थी, जहां शेयर्स को बेचा और खरीदा जाता था। इस ट्रेडिंग रिंग में सिर्फ जॉबर्स और ब्रोकर्स को जाने की एंट्री थी। फिर दोनों भाई पहुंच जाते हैं बीएससी, जहां हर्षद अपने सामने ट्रेडिंग रिंग में जॉबर्स और ब्रोकर्स को ट्रेडिंग करता हुआ देखते हैं। ये सब देखने के बाद हर्षद ठान लेते हैं कि वो भी जॉबर बनकर यहाँ पर डील करेंगे, बट ट्रेडिंग रिंग में घुसने के लिए उनका जॉबर बनना जरूरी था। इसलिए हर्षद ने पी अंबालाल नाम के ब्रोकर के पास जाकर जॉबर बनने की रिक्वेस्ट की। पी अंबालाल पहले तो नहीं माने, पर हर्षद की बहुत रिक्वेस्ट के बाद वो उन्हें जॉबर का टैग दे देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जॉबर का पहला ही दिन बहुत खराब जाता है। उन्हें 2000 रुपए का लॉस हो जाता है। लॉस होने के बाद भी हर्षद निराश नहीं हुए। उन्होंने अपनी लॉस से अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया। अगले कुछ महीनों तक हर्षद के साथ ये प्रॉफिट लॉस का ऊपर नीचे होता रहता है। इसी प्रॉफिट लॉस से लगातार सीख लेने से हर्षद कुछ ही टाइम में एक स्किलफुल और इंटेलिजेंट जॉबर बन जाते हैं। लेकिन हर्षद अभी भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो अभी भी मोटा पैसा नहीं बना पा रहे थे। हर्षद सोच रहे थे कि अगर उन्हें स्टॉक मार्केट से मोटा पैसा बनाना है तो उन्हें कंपनी के इंटरनल इंफॉर्मेशन जाननी होगी, वो भी सबसे पहले। इसीलिए हर्षद ने अब कंपनीज के लेबर यूनियन से कनेक्शंस बनाए, जो उन्हें कंपनी के अंदर की इंफॉर्मेशन को टाइम पर बता पाए। हर्षद ने अब ऐसा करके एक ऐसा नेटवर्क बना लिया था जिससे उन्हें कंपनी के डेली प्रोडक्शन का डाटा पता चल जाता था। प्रोडक्शन इंक्रीज होने पर हर्षद कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते थे और डिक्रीज होने पर वो शेयर्स को पहले से ही सेल कर देते थे। इस तरह कंपनी के इनसाइडर बेस्ड इंफॉर्मेशन पर ट्रेड करने को इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है, जो कि इलीगल होती है। इनसाइडर ट्रेडिंग कर हर्षद अब अच्छा खासा पैसा कमाने लगे थे और इसी पैसों से उन्होंने मुंबई के अंदर एक बड़ा और शानदार घर खरीद लिया था। अब हर्षद इनसाइडर ट्रेडिंग के साथ एक और टेक्निक का यूज कर रहे थे। इस टेक्निक में हर्षद एक ऐसे स्टॉक को ढूंढते थे जिसे मार्केट में ज्यादा खरीदा और बेचा नहीं जा रहा है। फिर वो अपने पार्टनर्स और फ्रेंड्स के साथ मिलकर उस शेयर की बहुत सारी क्वांटिटी खरीद लेते थे, जिससे मार्केट में उस शेयर की सप्लाई बहुत कम हो जाती थी और प्राइसेस अचानक बढ़ जाती थी। और फिर हर्षद उन शेयर्स को बेचकर बहुत सारा प्रॉफिट बना लेते थे। हर्षद के इन यूनिक स्ट्रेटजीज और आइडियाज से उनका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा था। फिर वो दिन आता है जिसने हर्षद को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया हो। ब्लैक थर्सडे 18 मार्च 1982 को 1:30 बजे अचानक से रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के शेयर्स की प्राइस
प्राइस 131 से गिरकर 121 आ जाती हैं। सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर मार्केट ने उस सेंचुरी का फास्टेस्ट फॉल देखा था। BSE में इस मार्केट क्रैश की वजह से ब्रोकर्स एक ही दोपहर में बैंकरप्ट हो गए। 10 लाख के लॉस के साथ हर्षद मानो बर्बाद हो गए थे। ब्रोकर्स के पैसे चुकाने के लिए हर्षद को अपनी वाइफ की ज्वेलरी तक गिरवी रखनी पड़ी। ब्रोकर्स ने हर्षद का अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया और अनफॉर्चुनेटली इसी बीच 7 जून 1982 को हर्षद के फादर शांतिलाल मेहता की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। फिर अगले कुछ महीनों तक घर का पूरा खर्चा अश्विन की वाइफ ने उठाया, जो कि एक फ्रीलांस ब्यूटिशियन थी। दोनों भाइयों को अब समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। फिर दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो स्टॉक मार्केट में फिर से एंट्री लेंगे और इस बार वो खुद की फर्म खोलेंगे। दोनों भाई एक सुबह वहां पर गए जहां उनके पिता की कपड़ों की एक दुकान थी रेंट पर। इसी दुकान के अंदर हर्षद ने ग्रो मोर कंसल्टेंट नाम से एक फर्म खोला। इस फर्म का गोल था अमीर लोगों के सरप्लस मनी को मार्केट में इन्वेस्ट करके वापस उन्हें हाई रिटर्न्स देना। स्टार्टिंग में हर्षद ने अपने ही रिलेटिव्स में इन्वेस्टर्स ढूंढे। अश्विन के फादर इन लॉ ने 4 लाख रुपए दिए और एक सीए से इन्हें 1 लाख रुपए मिले। इसी शुरुआत से ग्रो मोर कंसल्टेंट का बिजनेस स्टार्ट हो गया। हर्षद ने मार्केट में नोटिस किया कि टी लीव्स के प्राइस 3-4 रुपए पर किलोग्राम से बढ़ गए थे, लेकिन अभी भी मार्केट में टी कंपनीज के शेयर की प्राइसेस नहीं बढ़े थे। हर्षद ने टी कंपनीज के शेयर को ज्यादा क्वांटिटी में खरीदना स्टार्ट कर दिया और हर्षद ने जो सोचा था मानो वो हो गया हो। साल भर के अंदर कंपनीज के शेयर्स की प्राइसेस बढ़ने लगी, जिससे हर्षद और उनके क्लाइंट्स ने बहुत पैसे बनाए। इसके बाद ग्रो मोर का नाम काफी पॉपुलर हो गया। लोग उनके ऑफिस के बाहर लाइन में लगने लगे। फिर साल 1984 को 31 अक्टूबर के दिन इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और उनके बाद फिर राजीव गांधी को पीएम बनाया जाता है। राजीव गांधी के पीएम बनने के बाद हर्षद ने ज्यादा से ज्यादा शेयर्स खरीदना चालू कर दिया। 1984 के इलेक्शंस में राजीव गांधी जीत जाते हैं और दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। राजीव गांधी के बाद इकोनॉमी बढ़ती गई और हर्षद का प्रॉफिट भी तेजी से बढ़ता गया। लेकिन हर्षद की सक्सेस को देखकर मार्केट का एक बंदा बिल्कुल भी खुश नहीं था और उस बंदे का नाम था मनु मानिक। मनु मानिक मार्केट में पुराने खिलाड़ी थे जो मार्केट में एक बियर कार्टेल रन करते थे। मींस वो मार्केट को नीचे गिराते थे और उससे वो प्रॉफिट अर्न करते थे। मनु मानिक हर्षद का नाम बर्बाद करना चाहते थे, उन्हें मार्केट से बाहर निकालना चाहते थे और उनको ये चांस मिला 1986 में, जब फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने बजट अनाउंसमेंट में ऐसे रूल्स लगाए जिन्हें बिजनेस के लिए बहुत खराब माना गया और इन डिसीजंस की वजह से स्टॉक मार्केट गिरने लगा। मनु मानिक के पास हर्षद मेहता को बर्बाद करने का इससे अच्छा मौका नहीं था, क्योंकि हर्षद ने SPIC के शेयर्स को बड़ी हैवी क्वांटिटी में बाय किया हुआ था। इस मौके को देखते हुए मनु मानिक और उनकी गैंग ने स्पाइक में हैवी शॉर्ट सेलिंग की। स्पाइक शेयर के प्राइसेस को गिरवा दिया। इससे हर्षद मेहता को भारी नुकसान हुआ। हर्षद ने BSE से लोन लेकर स्पाइक में पैसे लगाए हुए थे, इसलिए मनु मानिक और उनके पार्टनर्स ने रूमर्स फैलाए कि हर्षद मेहता BSE का लोन का पेमेंट नहीं लौटा पाएंगे। इस अफवाह का फायदा उठाकर मनु मानिक और उसके पार्टनर्स स्पाइक के शेयर्स को और गिराने वाले थे, लेकिन हर्षद को इसके बारे में पहले ही पता चल जाता है। अब हर्षद को कुछ ऐसा करना था जिससे उनकी और ग्रो मोर की रेपुटेशन बच जाए। ड्यूज को लौटाने के लिए 14 डेज का टाइम मिलता था। रेपुटेशन को बचाने के लिए हर्षद ने 14 दिन पहले ही सारे पेमेंट्स क्लियर कर दिए और हर्षद ने अब ये खबर फैला दी कि उसने एडवांस में ही सारा पेमेंट कर दिया है, जिसके बाद उनकी रेपुटेशन लोगों के सामने और बढ़ गई और सारे बियर्स शॉक्ड हो गए। पूरी घटना में हर्षद को 1.5 करोड़ का लॉस हुआ, लेकिन इसके बाद ग्रो मोर ने छोटे इन्वेस्टर्स के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया और इसके बाद ग्रो मोर का नाम पूरे इंडिया में पॉपुलर हो गया। लेकिन हर्षद इसके बावजूद भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि अब वो दूसरों के पैसों की बजाय खुद के पैसे लगाएं और मार्केट के सबसे बड़े इन्वेस्टर बने। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास इतना बड़ा अमाउंट नहीं था जो उन्हें सबसे बड़ा इन्वेस्टर बना दे। इसलिए मार्केट का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बनने के लिए हर्षद डिसाइड करते हैं कि अब वो मनी मार्केट में एंट्री लेंगे। मनी मार्केट बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेता था छोटे टाइम पीरियड के लिए और इस लोन को रीपे करने के लिए ऑलमोस्ट 15 दिन का टाइम मिलता था। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज बैंक ए के पास 200 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हैं, दूसरी तरफ बैंक बी जिसे 200 करोड़ रुपए की नीड है। अब ऐसे केस में बैंक ए 200 करोड़ बैंक बी को दे देगा, लेकिन उन 200 करोड़ के बदले बैंक बी को अपने एसेट्स बैंक ए के पास गिरवी रखने पड़ेंगे। फिर 15 दिन बाद बैंक बी वो 200 करोड़ रुपए वापस करेगा प्लस इंटरेस्ट के साथ। रिटर्न करने के बाद बैंक ए बैंक बी के एसेट्स को वापस कर देगा। लेकिन यहीं पर एक लूप होल है जिसके बारे में हर्षद को पता
चल जाता है। वो लूपहोल ये था कि जो बैंक लोन लेता था रियलिटी में वो अपने एसेट्स को दूसरे बैंक के पास गिरवी नहीं रखता था। एसेट्स के बदले वो बैंक रिसिप्ट देता था। बैंक रिसिप्ट बेसिकली एक प्रॉमिस होता था कि अगर हम आपका लोन रीपे नहीं कर पाए तो हमारे एसेट्स आपके हो जाएंगे। दो बैंक्स के बीच ट्रांजैक्शन के इस प्रोसेस को रेडी फॉरवर्ड डील्स कहा जाता था और इन रेडी फॉरवर्ड डील्स को मनी मार्केट के ब्रोकर्स हैंडल करते थे, जिसके बदले उनको उनकी फीस मिलती थी। और अब हर्षद भी इस तरह का ब्रोकर ही बनना चाहते थे। हर्षद को पता था कि मार्केट में पहले से ही कार्टेल चल रहे हैं, इसलिए हर्षद अब उन बैंक्स को ढूंढने लगे जो कार्टेल के कंट्रोल से खुश नहीं थे। फिर हर्षद ने बैंक ऑफ अमेरिका और ANZ ग्रिंडलेस बैंक के साथ मिलकर अपना अलग कार्टेल बना दिया। हर्षद अब कुछ सालों में ऐसा करने वाले थे जिसका मानो उस टाइम पर किसी ने भी नहीं सोचा होगा। हर्षद ने मनी मार्केट में दो लूपहोल्स को कैच किया। नंबर 1, मनी मार्केट में टाइम बचाने के लिए बैंक्स एडवांस में ब्रोकर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते थे ताकि ब्रोकर को बेस्ट डील मिलते ही वो दूसरे बैंक को जल्दी ही पैसे ट्रांसफर कर दे और उन्हें BR लाके दे दे। हर्षद ने यहाँ पर देखा कि जब बैंक्स उन्हें एडवांस में पैसे ट्रांसफर करते थे तो डील होने तक वो पैसे 10-15 दिन तक उनके अकाउंट में पड़े रहते थे। फिर क्या, हर्षद ने उन पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू कर दिया और जैसे ही डील करने का टाइम आता तो वो सारा पैसा निकाल कर अपना प्रॉफिट अलग निकाल लेते और बाकी पैसे दूसरे बैंक को दे देते। नंबर 2, हर्षद ने देखा कि लोन के बदले जो बैंक रिसिप्ट देता था उसे कोई भी वेरीफाई नहीं करता था। फिर हर्षद ने बैंक ऑफ करज जैसे छोटे बैंकों को रिश्वत देकर फेक BR बनवाना स्टार्ट कर दिया। हर्षद बैंक से लोन लेकर और बैंक को फेक BR पकड़ा कर उन सारे पैसों को स्टॉक मार्केट में डाल देते थे। पैसों को स्टॉक मार्केट में डालकर हर्षद ने 1992 तक मार्केट को 7वें आसमान तक पहुंचा दिया। हर्षद ने अपने फेवरेट स्टॉक ACC को 300 से 9000 से ज्यादा तक का प्राइस क्रॉस करवा दिया और वहीं सेंसेक्स जो 1990 में सिर्फ 800 पॉइंट पर था वो 1992 तक 4500 पॉइंट तक पहुंच गया था। सारे बियर्स मार्केट को नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि हर्षद के पास अब इतना पैसा है कि जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते। हर्षद मेहता एक नाम नहीं ब्रांड बन चुका था। उन्होंने 15,000 स्क्वायर फीट का बड़ा और लेविश पेंट हाउस खरीद लिया था और इनके पार्किंग लॉट में कार्स की लाइन लगी हुई थी। हर्षद के पास 29 कारें थी, उनमें से एक इंडिया की पहली इंपोर्टेड कार लेक्सस भी शामिल थी। मार्केट में हर्षद का नाम इतना फेमस हो गया था कि अब वो जिस शेयर में भी हाथ डालते उस शेयर के प्राइसेस बढ़ने लगते और इन सब के चलते मार्केट में उन्हें मिला था एक नया नाम, द बिग बुल। मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, टीवी इंटरव्यू सब जगह सिर्फ एक ही नाम था, हर्षद मेहता, द बिग बुल। हर्षद मेहता ने अपने टारगेट्स इतने बड़े कर लिए थे कि इतनी सक्सेस के बाद भी वो रुकने वाले नहीं थे। कुछ वक्त बाद हर्षद के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। 1991 में ही RBI को खबर मिल गई थी कि मनी मार्केट में कोई BR का मिसयूज कर रहा है। इसको देखते हुए RBI ने कुछ बैंक्स के अगेंस्ट इंक्वायरी ऑर्डर करी। अब हर्षद के लिए फेक BR का यूज करना मुश्किल हो गया था, लेकिन इन सब के बावजूद भी हर्षद SBI से 500 करोड़ रुपए ले लेते हैं और स्टॉक्स में लगा देते हैं। हर बार की तरह हर्षद इस बार बैंक को फेक BR नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने SBI के एम्प्लॉय R सीतारमन को रिश्वत दी और रिकॉर्ड्स में हेराफेरी करने के लिए कहा। फिर 31 मार्च 1992 को 91-92 का फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला था, इसलिए SBI बैंक को साल भर के ट्रांजैक्शंस और डॉक्यूमेंट्स को RBI के पास जमा करवाना था। लेकिन जब ऑफिसर CL खेमानी के पास ये रिकॉर्ड्स आते हैं तब उन्हें इस 500 करोड़ के गैप के बारे में पता चल जाता है। ऑफिसर्स को पता चल जाता है कि हर्षद मेहता और सीतारमन दोनों एक साथ मिले हुए हैं। फिर 11 अप्रैल को SBI ऑफिसर CL खेमानी ने हर्षद मेहता को ऑफिस में बुलाया और सारे पैसे वापस करने को कहा। अब हर्षद के लिए इतने पैसों का जुगाड़ करके लाना बहुत मुश्किल था। हर्षद अपने शेयर्स बेचकर पैसे दे सकते थे, लेकिन वो कैपिटल गेन टैक्स से बचना चाहते थे। हर्षद ने SBI से कुछ टाइम मांगा और एक दूसरे बैंक NHB से पैसे उठा लिए और SBI को पैसे इंस्टॉलमेंट में लौटाने लगे। लेकिन हर्षद मेहता के SBI ऑफिस में एक ही हफ्ते के अंदर 2 बार जाने की खबर पर आपस के एम्प्लॉइज में बातें होने लगी और ये बातें SBI के एक फॉर्मर एम्प्लॉय के पास पहुंच जाती हैं और वो ये सारी बातें टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टर सुचिता दलाल को बता देता है। और फिर 23 अप्रैल 1992 के दिन अखबार के फ्रंट पेज पर एक न्यूज छाप दी कि SBI के अकाउंट से 500 करोड़ रुपए गायब थे और इसके पीछे बिग बुल का हाथ था। इस न्यूज को पढ़कर मानो हर कोई हैरान था। इस मामले को लेकर पार्लियामेंट में सरकार के खिलाफ आवाज उठने लगी। मार्केट भी क्रैश होने लगा। मई 1992 को सेंसेक्स 3000 पर आ गया और अगस्त में 2500 पर आ गया। स्कैम सबके सामने आने के बाद 30 अप्रैल 1992 में
पहली इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई गई। इसका नाम था जानकी रमन कमेटी। इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव था कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कितना लॉस हुआ है। इन्वेस्टिगेशन में पता लगाया गया कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को 4000 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस हुआ था। के बाद फिर अगस्त 1992 में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, जिसमें ये पता लगाया जा सके कि स्कैम में कौन कौन शामिल था। और इसी के चलते 9 नवंबर 1992 को हर्षद मेहता को अरेस्ट कर लिया गया और उनकी फैमिली और उनके सारे अकाउंट सीज कर दिए गए। कई सालों तक ये लीगल बैटल चली। इसी बीच थाने सेंट्रल जेल में बंद हर्षद को 31 दिसंबर की रात को चेस्ट में पेन होने लगता है। फिर हर्षद को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। थोड़ी देर तक हर्षद हॉस्पिटल में ठीक थे, लेकिन फिर उनकी कंडीशन और खराब होने लगी और फिर रात 12:40 पर उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। हर्षद मेहता के सालों जाने के बाद भी उनकी स्टोरी बड़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ साइड के लिए हर्षद स्कैमर या फ्रॉड थे, वहीं दूसरी साइड के लिए हर्षद मेहता किसी हीरो से कम नहीं थे। वैसे आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना।